स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्र में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे अपनी बायोलॉजी को रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब से, टारगेट रखा था हम लोगों ने कि 30 वीडियो में इसके 1450 जो पूरे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उसी क्रम में सेट नंबर 7 आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और आप लोगों को इसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन सही आंसर देना है। ठीक है, अगर आप 20 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन आंसर देते हैं तो आप ये समझिए कि आपको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम ज्ञान मंत्र के पीडीएफ कोर्सेज की सहायता से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं लेखपाल एग्जाम में। ग्राम समाज विकास, आपका एग्रीकल्चर, यूपीजी के हिंदी और यूपीएससी के पिछले सालों के जीके के क्वेश्चन बेस्ट तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ कोर्सेज की पूरी जानकारी मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहाँ पर आप इसका पूरा डेमो भी देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। 4 अपने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कीट कौन सा नहीं है। मक्खी, मच्छर, बिच्छू और कॉकरोच। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? बिच्छू। दोस्तों बिच्छू एक प्रकार का कीट नहीं होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। जो घरेलू मक्खी होती है इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि मैगट कहा जाता है। जो घरेलू मक्खी होती है ना, इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। और ये अपना उत्तर हो जाएगा। बेस्ट तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। आपको मिनिमम 20 प्रश्नों के सही आंसर देना है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 क्वेश्चन है अपना, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित होता है उसको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एपीकल्चर को कहते हैं मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है? एपीकल्चर को कहा जाता है मधुमक्खी पालन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये है। अगर हम लोग सेरीकल्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें दोस्तों तो बागवानी जैसे कि फल, सब्जी, फूल आदि के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और मत्स्य पालन को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालने को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। सिल्क मतलब रेशम। ठीक है, तो इन 4 में से आपको रेशम कीट पालन बताना है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको कवर किया है। उत्तर हो जाएगा अपना सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसमें सिल्क वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमक्खियों में संचारण यानी कम्युनिकेशन का साधन क्या होता है। जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाच। ठीक है, डांस के द्वारा बताती हैं भैया, संचारण करती हैं मधुमक्खियाँ। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों मधुमक्खियों में डांस का पता बॉन फ्राइज ने लगाया था। किसने लगाया था? बॉन फ्राइज ने लगाया था मधुमक्खियों में डांस का पता। मधुमक्खियाँ एक दूसरे को सुगंध से भी पहचानती हैं। किससे पहचानती हैं? एक दूसरे को सुगंध से भी पहचानती हैं। साथ ही साथ दोस्तों मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवाई बनाई जाती है। कौन सा एसिड पाया जाता है मधुमक्खियों में? भैया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, पाया जाता है मधुमक्खियों में। और किसकी दवाई बनाई जाती है इससे? गठिया की दवाई आपकी बनाई जाती है इससे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिसी मक्खी यानी इसको सीसी फ्लाई भी कहा जाता है। सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 198 है अपना, सीसी मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला रोग बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, सीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाती है दोस्तों? स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। और ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजुआ से ये रोग होता है। कौन से, किससे होता है दोस्तों? ये ट्रिपैनोसोमा से।
क्लियर। ट्रिपेनोसोमा से आपका स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है और इसकी वाहक कौन सी होती है? सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। अगला प्रश्न है अपना, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 199 है आपका, जल्दी से आंसर दें। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी अपना है। इन 3 ऑप्शंस में से किसी के द्वारा प्लेग नहीं होता है। अब देखें प्लेग किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों प्लेग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैसिलस पेस्टिस। क्लियर, बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। साथ ही साथ इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। किससे? चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से आपका होता है प्लेग नामक रोग। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? ठीक है, किसके काटने से काला अजार रोग फैलता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 200 है अपना। उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैंड फ्लाई के काटने से। क्या उत्तर हो जाएगा? सैंड फ्लाई के काटने से आपका काला अजार रोग फैलता है। साथ ही साथ दोस्तों लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से ये बीमारी होती है। कौन सी प्रोटोजोआ से? लीशमैनिया डोनोवानी से। ठीक है, लीशमैनिया डोनोवानी, लशमानिया डोनोवानी भी इसको कहा जाता है। तो लीशमानिया डोनोवानी से काला एजार नामक रोग होता है और वाहक कौन है इसका? सैंड फ्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है लीशमानिया डोनोवानी परजीवी है। अपना लीशमानिया डोनोवानी काला अजार का परजीवी होता है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया था? जल्दी से बताएं किसने पता लगाया था मधुमक्खियों के संचारण का? तो दोस्तों कार्ल बान फ्रिश ने। ठीक है, किसने पता लगाया था? कार्ल बान फ्रिश ने मधुमक्खियों के संचारण का पता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप सभी को पता होगा, सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य में स्टेपीज। ठीक है, कान में पाई जाती है ये हड्डी। कहाँ पे पाई जाती है? कान की हड्डी होती है स्टेपीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है अपना, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? ठीक है, यानी कि याद रखने की हानि किसके नष्ट होने से होती है? उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम के नष्ट होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना ए सेरिब्रम उत्तर होगा अपना। सेरिब्रम के नष्ट होने से स्मरण शक्ति की हानि होती है। इतना क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 205 है अपना, एक लंबे संकर टीटी पौधे में स्वपरागण सेल पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह प्रमाण सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? तो दोस्तों ये करता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। पृथक्करण का नियम ये प्रदर्शित करता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है आपका? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। क्लियर है, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है आनुवांशिक यांत्रिकी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जंपिंग जीन्स को कहा जाता है अब ट्रांसपोशंस। ठीक है, ट्रांसपोशंस कहा जाता है जंपिंग जीन को वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? ठीक है, यानी यहाँ जनक से संतान में लिखा होना था। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं जनक से संतान में किसके द्वारा जाते हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जाते हैं आपके जीन्स के द्वारा। ठीक है, आप सभी को पता होगा 11th 12th में पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट हम लोग वैसे। चलिए, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? आपको ये बताना है 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 209 है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर विश्व वातावरण लिखा है, इसका मतलब एक ही होगा वैसे, ठीक है, विश्व पर्यावरण या फिर विश्व वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जंतु और पादपों को जलीय वातावरण में क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लवक कहते हैं, ठीक है। प्लैंकटन इनको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको अपन लोग प्लवक कह सकते हैं। चलिए, साइलेंट वैली भैया, साइलेंट वैली जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ हैं, कहाँ पर पाई जाती है आपकी? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में पाई जाती है, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे पाई जाती है? और जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अब इसका उत्तर तो यार सभी लोग सही सही देना कम से कम। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कमल है अपना राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें तो मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो बाघ अपना राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल के बारे में बात करें तो दोस्तों आम अपना राष्ट्रीय फल है। मिठाई के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है अपनी, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें तो बरगद अपना राष्ट्रीय वृक्ष है। ये सभी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। मोर राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जंतु बाघ, राष्ट्रीय अपना फल है जो आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी इन चार में से ऐसी रेशों की फसल है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न है अपना, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? ठीक है, हॉकी स्टिक किससे बनती है भारत में? उत्तर हो जाएगा अपना मोरस अल्वा से। किससे बनती है भैया हॉकी स्टिक भारत में? मोरस अल्वा से अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट के बल्ले, ठीक है, किस लकड़ी से बनते हैं अपने भारत में? क्वेश्चन नंबर 215। उत्तर हो जाएगा सेलेक्स परप्यूरिया से, ठीक है। किससे बनते हैं? सेलेक्स परप्यूरिया से बनते हैं दोस्तों क्रिकेट के बल्ले, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। टीक का पौधा होता है, कौन सा पौधा होता है? टीक का पौधा होता है और इसका बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है आपको, जल्दी से बताएं बीसीजी का फुल फॉर्म। उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैसिलस कैलमेटिग्यूरेन, ठीक है। बैसिलस कैलमेटिग्यूरेन आपका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है बीसीजी के टीके को, ठीक है। बैसिलस कैलमेटिग्यूरेन इसका टीका उपयोग किया जाता है क्षय रोग में। साथ ही साथ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से आपका टीबी होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा आपका आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक होता है? यानी कि फसलों को साल बाई साल यानी ईयर बाई ईयर अलग अलग फसलें बोना किस लिए आवश्यक होता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी जो दलहनी फसलें होती हैं ना, तो नाइट्रोजन उनसे आता है भूमि में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं आपकी दलहनी फसलें। तो एक साल आप एक मौसम में दलहनी फसलें उगाई, फिर धान की वगैरह की फसलें उगाई आपने, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इसमें मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों शीतकाल में पाले का वितरण पाया जाता है आपका ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है इससे, ठीक है। क्या होता है इससे? ऊतकों में निर्जलीकरण हो जाता है इसके, साथ ही साथ यांत्रिक क्षति होती है आपकी ऊतकों में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 219 से अपना,
किसने सबसे पहले डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, किसने किया था डीएनए का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण? कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। साथ ही साथ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के बारे में बात करें तो वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का 1953 में पता लगाया था। ठीक है, साथ ही साथ डीएनए का व्यास अगर आपसे पूछा जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए का व्यास होता है। साथ ही साथ इसके एक टर्न की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों को जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220 से अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समयुग्मकी। होमोजाइगस जीव कहा जाता है ऐसा जीव। सबको याद करना और कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप सही उत्तर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताएं राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रोफेज। क्लियर? तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस के, और इसमें बायोलॉजी की हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। साथ ही साथ आपने इनमें से जितने भी क्वेश्चन सही मार्क किए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही उत्तर दिया है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियोज़ में। साथ ही साथ कल से डेली हम लोग 10 बजे ये अपनी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।